हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स है ऑडिबल। ओके, आपको डिस्टरबेंस तो नहीं आ रही है पीछे वॉल्यूम में कुछ? नो सर। ओके, चलो आज हम बाकी टॉपिक्स करते हैं जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, ठीक है, उनको कवर करते हैं। तो फटाफट लिख लो थोड़े से, पहले एक हेडिंग डाल लीजिए। यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। राइट डाउन, बुलेट पॉइंट्स में लिखना। इसकी शॉर्ट फॉर्म ऐसे आती है, यूएनसीसीडी। राइट डाउन, इट वाज वन ऑफ द आउटकम्स ऑफ, it was one of the outcomes of Earth Summit, full stop. There are 197 parties to the convention. 197 parties to the convention. Next point. Established in 1994, comma, it entered into force in 1996. It entered into force in 1996. कॉमा, सेक्रेटेरिएट लिख लीजिए, इसका है बॉन, जर्मनी। सेक्रेटेरिएट है बॉन, BONN, जर्मनी। ओके, इसका पूरी कन्वेंशन का एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। देखो होता क्या है डिजर्टिफिकेशन जब हम बात करते हैं, जैसे कि जो आपके एरिड रीजन्स होते हैं जहां पे पानी की कमी होती है, मान लीजिए सब एरिड रीजन्स है जैसे पंजाब हरियाणा, अगर वहां पे आपके जो ग्रासलैंड वेजिटेशन है अगर वो कम होती जाए किसी भी कारण से, क्लाइमेट चेंज हो सकता है, ओवरग्रेजिंग हो सकती है, ठीक है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इरोजन हो सकती है, उन सब कारणों की वजह से अगर वहां पे ग्रास कम होती जा रही है और वो डेजर्ट में बदलता जा रहा है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिजर्टिफिकेशन। स्पेसिफिकली जब हम डिजर्टिफिकेशन की बात करते हैं, सो वी टॉक अबाउट द एरिड रीजन्स एंड द सेमी एरिड रीजन्स। कहीं ब्रैकेट में लिख लीजिए desertification, we talk about the arid regions and the semi arid regions. We talk about the arid and the some arid, semi arid regions. अब ना इनका मेन पर्पस क्या होता है पूरी डिजर्टिफिकेशन का, जो भी कंट्रीज इन्वॉल्व है, कि हमने लैंड डिग्रेडेशन को रोकना है। देखिए लैंड अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जो हमें वैल्यूएबल रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, वेदर इट इज रिलेटेड टू न्यूट्रिएंट्स, whether it is related to biodiversity or whether it is related to functions of ecosystem। हमारी कोशिश इतनी रहेगी, आज सपोज कर लीजिए जितनी भी लैंड है हमारे पास, वो हमें एक सर्टेन इकोसिस्टम फंक्शन प्रोवाइड कर रही है। हम चाहते हैं कि वो जो पर्टिकुलर इकोसिस्टम फंक्शन है, जो उसकी एक वैल्यू, लेट सपोज 100 रुपया वैल्यू है उसकी, वो कम ना हो, वो क्या हो, कम ना हो, ज्यादा बड़े भी ना पर कम भी ना हो। समझ रहे बात को, कि अगर 100 रुपए की वैल्यू है तो 99 रुपए तक ना पहुंचे, वो एटलीस्ट 100 तक तो पहुंचे। इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं LDN, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। लिख लो, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ UNCCD, is an important feature of UNCCD, important feature of UNCCD, comma, it is a state, it is a state, STATE, whereby the amount of quality necessary to support ecosystem functions
and services and food security remains stable or increases. नीचे स्टार मार्क करके लिखो, एट COP 14 2019 ब्रैकेट में लिख लो न्यू दिल्ली countries agreed to achieve land degradation neutrality by 2030. Countries agreed to achieve land degradation neutrality by 2030. क्लियर रहती बात? इसकी जो लास्ट सीओपी हुई है वो लास्ट सीओपी 16 रियाद में हुई है, लिख लो सीओपी 16 रियाद 2024। कोई इतनी खास नहीं थी, फेलियर ही था, और ये सऊदी अरेबिया में हुई है। इट टुक प्लेस इन सऊदी अरेबिया। ठीक है, बेसिक सही है। कहां पे हुई है? सऊदी अरेबिया में हुई है। अब ज्यादातर अगर हमने बहुत सारी यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशंस पढ़ी हैं, वहां पे हमने प्रोटोकॉल्स पढ़े। यहाँ पे ऐसा कोई सच प्रोटोकॉल कभी बना नहीं है। अगर हम बात करते हैं जैसे यूएनसीबीडी में हमने कार्टेगना नगोया कन्विंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क देखा, UNFCCC में हमने क्योटो एंड पेरिस देखा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एजेंडा 21 देखा, MDGs देखे, SDGs देखे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बना है अगर हम बातचीत करते हैं। तो COP 16 रियाद में हुई, और लास्ट ईयर अगर हम बात करते हैं 3 मेजर कॉन्फ्रेंसेस हुई, जैसे कि आप देख सकते हो लास्ट ईयर। एक तो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज की बाकू में हुई, बायोडाइवर्सिटी की कैली कोलंबिया में हुई, और ये कहां पे हुई? रियाद, सऊदी अरेबिया। तीनों कॉन्फ्रेंसेस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही, जिसकी वजह से बात की जाती है कि ये जो 3 बिग COPs थी, UNFCCC की, UNCBD की और UNCCD की, ये कहीं ना कहीं फेलियर ही रहे। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए बिग 3 COPs जो लास्ट ईयर कहां पे हुई है? क्लाइमेट चेंज की बाकू में, बायोडाइवर्सिटी की काली कोलंबिया में, और रियाद की UNCCD के अंदर। क्लियर रहती बात? अब डिजर्टिफिकेशन के रिलेटेड और कुछ इनिशिएटिव्स हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लो। पहले लिखो ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव आपके पहले पूछे नहीं गए हैं क्वेश्चंस, बट फिर भी जस्ट टू कवर द रैंडम टॉपिक्स वी आर कवरिंग इट, क्योंकि वहां पे जनरल नॉलेज की बात लिखी गई है एनवायरमेंट के रिलेटेड। राइट डाउन। लॉन्च्ड इन 2007 बाय अफ्रीकन यूनियन to restore 100 million hectare of degraded land, to restore 100 million hectare of degraded land, comma, to sequester 250 million tons of carbon dioxide, to sequester 250 million tons of carbon dioxide, and to create 10 million green jobs by 2030, and to create 10 million green jobs by 2030। ठीक है जी। अब ना इंडिया में भी ऐसा एक ग्रीन वॉल इनिशिएटिव चलता है, किसी को पता है कहां से चल रहा है? हाँ, वेरी गुड। ये पंजाब राजस्थान वाला जो बॉर्डर है अरावली रेंज के आसपास, ये उसके अराउंड चल रहा है। ऑब्वियसली मतलब इंडिया में एरिड और सेमी एरिड रीजन यही है, तो यहाँ पे भी हम एक ग्रीन वॉल क्रिएट कर रहे हैं अराउंड दिस अरावली रेंज। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आपको आइडिया होना चाहिए, लिख लोगे ब्रैकेट में साइड में, इंडिया में भी ऐसा इनिशिएटिव है बट अराउंड द अरावली रेंज। ओके, आपने ये हमने क्लास में उस दिन बताया था कन्वेंशन है माइग्रेटरी स्पीशीज के ऊपर, उसका नाम क्या था? बॉर्न कन्वेंशन। क्या था? बॉर्न कन्वेंशन। अब एक चैलेंज भी है, बॉर्न चैलेंज। हेडिंग लिख लो, बॉर्न चैलेंज। बॉर्न चैलेंज, राइट डाउन। इट इज अ ग्लोबल एफर्ट to bring
150 million hectare. It is a global effort to bring 150 million hectare of world's degraded land, 150 million hectare of world's degraded land into restoration by 2020, and 350 million hectare by 2030, and 350 million hectare by 2030. नीचे स्टार मार्क करके लिखो. In 2015 in Paris, India joined this voluntary Bonn challenge. And pledged to bring into restoration, ऐसे लिखना, 13 million hectares land by 2020, 13 million hectares land by 2030, and another 8 million hectares of degraded land by 2030. By 2030. क्लियर है? अब इंडिया में अगर हम बात करते हैं ना, 97 मिलियन हेक्टेयर लैंड डिग्रेडेड है. 2015 में हमने अपना टारगेट बनाया कि हम 13 मिलियन को 2020 तक रिस्टोर करेंगे और 8 और दैट मींस 21 मिलियन हेक्टेयर को रिस्टोर करेंगे बाय 2030. लेटर ऑन इंडिया ने इस चैलेंज को और इस प्लेज को जो किया था बॉन चैलेंज के अंदर, उसको इंक्रीज कर. अब जो फाइनल हमारा टारगेट है वो इतना 26. तो हेडिंग डाल लो, इंडियाज एफर्ट्स इन कंट्रोलिंग डिजर्टिफिकेशन. इंडियाज एफर्ट्स इन कंट्रोलिंग डिजर्टिफिकेशन. राइट डाउन. पहला, इंडिया हैज प्लेज्ड टू रिस्टोर 26 million hectare, 26 million hectare of degraded land by 2030. Second, desertification and land degradation atlas. Has been prepared by Space Application Center. ब्रैकेट में लिख लो अहमदाबाद. ये इसरो की ब्रांच है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर. ठीक है जी. तो यूएनसीसीडी के रिलेटेड आपको दो चीजें पता होनी चाहिए मेन, कि यूएनसीसीडी के अंदर एक तो इंडिया का क्या एफर्ट चल रहा है, कितनी लैंड इंडिया को रिस्टोर करनी है, और 97 मिलियन हेक्टेयर लैंड क्या है, डिग्रेडेड है. लिख लो, अराउंड 97 मिलियन हेक्टेयर ऑफ द लैंड इन इंडिया इज डिग्रेडेड. Around 97 million hectare of the land is degraded in India. Land is degraded in India. ठीक है, ये मेन चीज है. दूसरा, फिर आपको ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव अफ्रीकन यूनियन का यूएनसीसीडी क्या है बेसिक पता होनी चाहिए. और जो लास्ट सीओपीज हुई है 16 कहां पे हुई है, दैट इज इन रियाद, सऊदी अरेबिया. क्लियर है चीज. अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ लें, वैसे बड़ा मुश्किल है, इंडिया में सबसे बड़ा कारण क्या है डिजर्टिफिकेशन का, तो इट इज विंड एंड वाटर इरोजन. लिख लो, विंड इरोजन एंड वाटर इरोजन आर द मेजर कॉजेज ऑफ डिजर्टिफिकेशन इन इंडिया. विंड इरोजन एंड वाटर इरोजन आर द
major causes of desertification in India are the major causes of desertification in India. ठीक है जी. ओके, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, फॉरेस्ट कंजर्वेशन. फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ठीक है. कुछ डेफिनेशंस हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ ली जाती हैं. पहले लिखो फॉरेस्ट कवर. राइट डाउन. फॉरेस्ट कवर इज द लैंड, forest cover is the land more than 1 hectare in size, more than 1 hectare in size, and with canopy density of more than 10%, with canopy density of more than 10%. नेक्स्ट लिखो ट्री कवर. राइट डाउन. ट्री कवर इज outside the recorded forest area, outside the recorded forest area and less than 1 hectare in size, and less than 1 hectare in size. Next लिखो heading, classification of forest on the basis of canopy density. Classification of forest on the basis of canopy density. Write down. ऐसे लिखना, अगर कैनोपी डेंसिटी 70% से ज्यादा है, CD लिख लो, कैनोपी डेंसिटी ग्रेटर देन 70%, देन इट इज वेरी डेंस फॉरेस्ट. वेरी डेंस फॉरेस्ट. सेकेंड लिखो, बिटवीन 40 to 70%, between 40 to 70%, then it is moderately dense forest. Moderately dense forest. Next लिखो थर्ड, 10 to 40%, 10 to 40% open forest. Open forest. नीचे स्टार मार्क करके लिखो, these three constitute the forest cover of the country. These three constitute forest cover of the country. अगर कैनोपी डेंसिटी 10% से ज्यादा है और एरिया 1 हेक्टेयर से ज्यादा है तो वो फॉरेस्ट कवर के अंदर आएगा. तो उसके हिसाब से 10 से 40 है तो ओपन फॉरेस्ट है, 40 से 70 है मॉडरेटली डेंस है, 70 से ज्यादा है तो क्या हो गया, वेरी डेंस फॉरेस्ट. इंडिया में जो टोटल फॉरेस्ट कवर है, नीचे लिखो, टोटल फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज 21.76%, 21.76%, and majority of it is in the open forest category. And majority of it is in the open forest category. ठीक है जी. तो मेजॉरिटी आपका कैनोपी डेंसिटी 10 से 40% के बीच है. नीचे लिखो स्टार मार्क करके, ट्री कवर इज 3.41%. ट्री कवर इज 3.41%. I think everybody understands 3.41 of the total geographical area of the country, right? तो टोटल फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर को ऐड करो, कितना बनता है? कुछ ही बोलो, क्या हो गया भाई? 21.76 और 3.41 को ऐड करो, कितना बना? 20, कितना बना? एग्जैक्ट फिगर बताओ. तुम्हारे मैथ्स को क्या हो गया? सीसेट नहीं आता क्या हिमाचल में? ऐड करो 21.76 और 3.41 को. थैंक यू नितिका. 25.17% लिखो.
total forest cover and tree cover is 25.17% of the total geographical area of the country. 25.17% of the total geographical area of the country. ठीक है, हमारा कल हमने पढ़ा था नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में हमें कितना करना है, 33% टारगेट, और हम कहां स्टैंड करते हैं 25.17%. क्लियर है चीज? ओके. नेक्स्ट ना एक एक्ट लिखो, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927. इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927. राइट डाउन. It classifies three types of forest. It classifies three types of forest. पहला लिखिए रिजर्व फॉरेस्ट. रिजर्व फॉरेस्ट. राइट डाउन. It is owned by the state government. It is owned by the state government, comma, has maximum degree of protection. Has maximum degree of protection, full stop. Full stop. Generally activities are prohibited. Generally activities are prohibited. Activities are prohibited. Second लिखिए protected forest. Protected forest. Write down. Owned by the state government. Owned by the state government, comma, activities are regulated. Activities are regulated. थर्ड लिखिए विलेज फॉरेस्ट और अनक्लास्ड फॉरेस्ट. विलेज फॉरेस्ट और अनक्लास्ड फॉरेस्ट. राइट डाउन. These are owned by the village communities. These are owned by the village communities. These are owned by the village communities. अब ना दो चीजें समझने की कोशिश करो. मैंने आपको बताया इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है 1927 का. ध्यान से समझना, एक बार देख लो. इसको सिर्फ समझना है, पेपर में पूछा गया ठीक है, नहीं तो नहीं, ज्यादा पूछा नहीं आएगा. तीन तरह की प्रोटेक्शन है, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट. ये दोनों स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं. ये ओनरशिप किसकी है? प्राइवेट कम्युनिटीज. यहां पे ज्यादा प्रोटेक्शन है, एक्टिविटीज जमा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है. ये कम प्रोटेक्टेड है एज कंपेयर टू रिजर्व फॉरेस्ट. यहां पे एक्टिविटीज रेगुलेटेड है. फर्क आ गया ना, यहां पे प्रोहिबिटेड लिखा है, यहां पे क्या लिखा है? रेगुलेटेड. अब ये तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 है. दूसरा एक होता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट. मैंने कल बताया था 1980 कि अगर कोई फॉरेस्ट को डाइवर्ट कर रहे हो नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए, फॉरेस्ट को डाइवर्ट कर रहे हो नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए, यू हैव टू टेक द परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. यही चीज पड़ी थी. अब ये ना विलेज फॉरेस्ट होते हैं, इधर प्राइवेट लोगों की ओनरशिप होती है. ज्यादातर ये जो फॉरेस्ट है यहां पे आपको इंक्रोचमेंट देखने को मिलती है. क्या देखने को मिलती है? इंक्रोचमेंट. अब प्रोसीजर क्या, ध्यान से समझो. मान लो आपका एक एक्ट है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980. मान लीजिए एक जंगल है, ठीक है, ये सेंटर है, ये किसी स्टेट के अंदर जंगल है. मेरे को इंटरेस्ट है एक प्रोजेक्ट लगाना है इस जगह में, और मेरे को ये जगह क्लियरेंस चाहिए, फॉरेस्ट क्लियरेंस चाहिए. अगर मुझे फॉरेस्ट क्लियरेंस चाहिए, मैं पहला प्रपोजल स्टेट को ही भेजूंगा कि सर ये प्रपोजल है, ये प्रोजेक्ट है, और इस प्रपोजल के बेसिस के ऊपर मुझे ये जगह की फॉरेस्ट क्लियरेंस चाहिए. स्टेट सब कुछ देखेगी. इस एक्ट से पहले तो ये खुद ही परमिशन दे देती. अब इस एक्ट के बाद किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? सेंटर. तो ये डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड करेंगे सेंटर को. जो भी इसने अगर इनको ठीक लगता है कि भाई बंदे ने ठीक ठाक तरीके से, प्रॉपर तरीके से प्रोसीजर फॉलो करते हुए, प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए डॉक्यूमेंट सही है, तो ये आगे डॉक्यूमेंट्स किसको भेजेंगे? सेंटर को भेजे. सेंटर को लगा कि हाँ परमिशन देनी चाहिए, तो ये पहले इन प्रिंसिपल अप्रूवल देंगे. इसे स्टेज 1 क्लियरेंस भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं?
स्टेज 1 क्लियरेंस। कैसे बोलेंगे, चलो ठीक है, अगर तुमने ये क्लियर करना है, ये प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट है, इसको परमिशन देनी है कि तू क्लियर कर दे यहां से, 3 चीजें करनी पड़ेंगी। अगर यहां पे कुछ लोग हैं, कोई आपके ट्राइबल लोग रहते हैं यहां पे, जो भी रहते हैं, तो पहली बात तो यहां पे एक एनओसी लगेगी ग्राम सभा की। किसकी लगेगी? ग्राम सभा की। दूसरा, आपको लोगों के जो राइट्स हैं, जो लोग यहां पे रह रहे हैं, उनको सेटल करना पड़ेगा। राइट्स ऑफ द पीपल हैव टू बी सेटल्ड, मतलब ऑल्टरनेटिव लोकेशन, जो भी आपको कंपनसेशन देनी है। तीसरा, अब ये प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट पेड़ काटेगा आने वाले टाइम में, इन्वायरमेंट को भी नुकसान करेगा। क्या करेगा? इन्वायरमेंट को नुकसान करेगा, उसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू भी होगी। इस प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट को 2 काम करने हैं। एक तो ऑल्टरनेटिव लैंड भी प्रोवाइड करनी है जहां पे एफॉरेस्टेशन कैरी आउट की जा सके, क्योंकि पेड़ कटेंगे कहीं तो पेड़ दोबारा लगाने पड़ेंगे। प्लस जितना इकोनॉमिक लॉस हुआ है उस पूरा फंड का पैसा इसी को देना पड़ेगा। एक वैल्यू लगेगी एनएवी करके, मान लीजिए, वो सारी वैल्यू इसको देनी पड़ेगी, जिसको हम कहते हैं, लेट से आने वाले टाइम में दैट मनी विल गो टू सेंट्रल कैंपा फंड। किसके अंदर पैसा जाएगा? सेंटर के कैंपा फंड के अंदर। अब कैंपा क्या है? कैंपा एक्ट है 2016 में आया था, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। मान लीजिए यहां पे कोई डीसी डूसी था जिसको ये टास्क दिया गया था एनओसी लेने का, लोगों के राइट सेटल करने का, और ये पैसा कलेक्ट करने का। जब ये तीनों काम हो जाएंगे और कैंपा फंड में, सेंटर के कैंपा फंड में पैसा आ जाएगा, सेंटर विल गिव द फाइनल क्लियरेंस। क्या देगी ये? फाइनल क्लियरेंस। फाइनल क्लियरेंस का मतलब क्या है? अब ये प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट पेड़ काट सकता। तो ये एक प्रॉपर प्रोसीजर था जिसके अकॉर्डिंगली काम किया जाता। क्लियर है इतनी चीज? लेटर ऑन इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस और बहुत सारी अमेंडमेंट्स की गई है, जैसे कि अब एनओसी का कोई मेंशन नहीं है नए एक्ट में। दूसरा, प्रोविजन रखा गया है कि पेड़ कट जाने दो, लोगों के राइट्स बाद में सेटल कर देना। ये बड़ा अब लूप होल है। अगर पेड़ कट गया फिर लोगों के राइट्स कौन से? कोई भी राइट सेटल नहीं होगा। तो ये एक सबसे बड़ा लूप होल है जो आज के टाइम पे चलो। तो कुछ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अमेंडमेंट्स की गई हैं अगर हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की बातचीत करते हैं। यहां तक क्लियर है? तो ये एक प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927। अच्छा, एक चीज और, जो ये प्रोटेक्शन दी जाती थी ना, ज्यादातर रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को दी जाती थी। किसको दी जाती थी? रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड को। विलेज फॉरेस्ट के लिए ये कुछ नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि यार तुम ये क्यों चल रहे हो, तुम इनको क्या फॉरेस्ट नहीं मानते हो? तो सुप्रीम कोर्ट में 1996 में एक जजमेंट आई थी, गोदा वर्मन जजमेंट, रिसेंटली न्यूज में भी बहुत थी। गोदा वर्मन जजमेंट ने बोला कि ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है ये सभी फॉरेस्ट के ऊपर अप्लाई होगा। किसके ऊपर अप्लाई होगा? सभी तरह के, वेदर वो रिजर्व्ड है, वेदर वो प्रोटेक्टेड है, या वेदर वो विलेज फॉरेस्ट है। आप फॉरेस्ट की डिक्शनरी मीनिंग देखिए, दैट्स इट। क्या देखिए? डिक्शनरी मीनिंग, अ पैच ऑफ लैंड विच इज कवर्ड विद ट्रीज। आप उस डोमिनेशन को देखिए, उस डिक्शनरी के मीनिंग को देखिए, और उसके बेसिस के ऊपर आप फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को अप्लाई कीजिए। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए गोदा वर्मन जजमेंट किसके रिलेटेड है, सो इट इज रिलेटेड टू द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द फॉरेस्ट। लिख लो कहीं पे, गोदा वर्मन जजमेंट ऑफ 1996 इज रिलेटेड टू द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है? मैंने थोड़ा सा आपको एक प्रोसीजर बताया, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, एक टॉपिक लिखिए, रेड प्लस। राइट डाउन। पहले तो ये लिखिए, रेड मींस, REDD मींस reducing emissions from deforestation and forest degradation and forest
degradation, comma, red plus was adopted at COP19 Warsaw 2013, COP19 Warsaw 2013 ब्रैकेट में लिख लो UNFCCC। याद है हमने पढ़ा था कुछ इसमें, INDC वर्ड कॉइन किया गया था। COP19 Warsaw 2013 UNFCCC। अब पेपर में क्वेश्चन आ जाए वॉर्सो फ्रेमवर्क किसके रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए इट इज रिलेटेड टू रेड प्लस। अब रेड समझ में आता है यार, डिफॉरेस्टेशन से कार्बन एमिशंस को कम करना है। ये प्लस का मतलब क्या है, लिखो द प्लस रेफर्स टू द रोल ऑफ कंजर्वेशन, कॉमा, रोल ऑफ कंजर्वेशन, कॉमा, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट and enhancement of forest carbon stock in developing countries, देखो पेपर में कहीं आ जाए तो लिख लो इट इज ऑल्सो नोन एज वॉर्सो फ्रेमवर्क, it is also known as Warsaw Framework, Warsaw Framework। Warsaw Framework। अच्छा एक चीज और है, एक चीज लिख लो आगे, रेड प्लस वर्क्स इन 3 phases, रेड प्लस वर्क्स इन 3 phases। पहला लिख लो रेडीनेस फेज, सेकंड इंप्लीमेंटेशन फेज, थर्ड लिखिए रिजल्ट बेस्ड पेमेंट्स, नीचे स्टार मार्क करके लिखो युगांडा बिकेम द फर्स्ट कंट्री to receive result-based payments. Uganda became the first country to receive result-based payments. ठीक है, फैक्ट भी इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि पेपर में क्वेश्चन अगर आता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब पेपर में बहुत कम चांसेस आने के रेड प्लस के, बट इफ दे कम वी शैल बी, ऐसा ना हो कि हमारा काला अक्षर भैंस बराबर हो जाए। ठीक है, हमें ये पता हो कि हम अटेम्प्ट कर सके, राइट। अब ना कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे कि इथेनॉल ब्लेंडिंग, लिख लो। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, आगे साथ में लिख लो प्रोग्राम। देखो अब इसके अंदर क्या है, हम ना इथेनॉल को मिक्स कर रहे हैं पेट्रोल के साथ। अब पेट्रोल ना अगर हम बात करें फुली कंबशन नहीं होती है इसकी, बड़ी हार्मफुल गैसेस और पर्टिकुलेट मैटर अगर हम बात करते हैं, या काफी हार्मफुल एमिशंस होती हैं, प्रॉपर तरीके से बर्न नहीं हो पाता, इनकम्प्लीट है। बट इथेनॉल की कंप्लीट कंबशन होती है। क्या होती है? कंप्लीट कंबशन। हम कह रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग 100% पेट्रोल, हम इसकी मात्रा कम कर दें, मान लो 80% कर दें, और उसमें 20% किसको मिक्स कर दें? इथेनॉल। इस प्रोग्राम का एक और नाम भी ऐसे बोल सकते हैं E20। क्या बोल सकते हैं? E20। तो हमारा मेन पर्पस क्या है? मान लीजिए दिस इज अ फार्मर, दिस इज अ शुगर मिल ओनर, शुगर केन मिल ओनर। नाउ लेट से इनके पास फार्मर ने शुगर केन दी, अब इन्होंने शुगर वगैरह बनाई, बाकी उसके कुछ रॉ बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, जैसे कि आपका शुगर केन जूस, मोलेसिस। नाउ दीज आर द रॉ मटेरियल्स दैट कैन बी यूज्ड टू मेक इथेनॉल। क्या बना सकते हो इससे? इथेनॉल। तो मिल ओनर्स को बोला कि भाई तुम्हारे पास रॉ मटेरियल है, तुम इससे क्या प्रोड्यूस करो? इथेनॉल प्रोड्यूस करो। जितनी तुम इथेनॉल प्रोड्यूस करोगे,
फिर तुमसे जितनी भी पेट्रोलियम कंपनीज हैं इस इथेनॉल को बाय करेंगी। क्या करेंगी? बाय करेंगी, और फिर वो उसमें मिक्स करेंगी क्या? पेट्रोल, और सरकार का प्रोग्राम चलाएंगी। इससे फायदे क्या है? एक तो कार्बन की इमिशन कम हो जाएगी, दूसरा पेट्रोल पहले 100% लेना पड़ता था, 80% लेना पड़ रहा है, तो क्रूड ऑयल की वजह से तुम्हारे इंपोर्ट बिल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और तुम्हारे थोड़े डॉलर्स भी क्या हो जाएंगे? सेव हो जाएंगे। ये मेन पर्पस था। प्लस पेरिस एग्रीमेंट में तुम्हारे आईएनडीसीज हैं, तुम उनको अचीव कर सकते हो। अब जितना भी तुम बना रहे हो इथेनॉल, वो पेट्रोलियम कंपनीज जो बाय करेंगी, वो प्राइस इसमें से जो इथेनॉल बन रहा है उसका अलग है, इससे जो बन रहा है उसका प्राइस अलग है, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द इथेनॉल। और वो प्राइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी, वो पेट्रोलियम कंपनी डिसाइड नहीं करेगी। अदरवाइज वो अपनी मोनोपोली बना के बाद में इनका नुकसान कर सकते हैं मिल ओनर्स का। तो इनको बोला गया प्राइस सरकार डिसाइड करेगी कितने रेट के ऊपर ये बिकेगा। उसी टाइम के अराउंड नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी आई 2018 की, जिसने टारगेट रखा कि हम 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग करना चाहते हैं 2030 तक। हम चाहते हैं रॉ मटेरियल्स जो यूज होंगे वो शुगर केन जूस और मोलेसेस होंगे। लेटर ऑन मोदी जी को दिखा यार हम तो जो अपना टारगेट है जल्दी अचीव कर सकते हैं। उन्होंने इस पॉलिसी के अंदर कुछ चेंजेस कर दिए, और उन्होंने 20% मतलब 2021-22 में उन्होंने चेंजेस कर दिए। क्या? 20% को अचीव करना है अब 2025। 20% ये इथेनॉल ब्लेंडिंग, बट 2030 तक अचीव नहीं करनी। कब करनी है? 2025 तक। और दूसरा इंपॉर्टेंट काम, उन्होंने यहां पे राइस भी ऐड कर दिया, मेज भी ऐड कर दिया, जो कि रॉ मटेरियल यूज कर सकते हो किसके लिए? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द इथेनॉल। प्लस एक और इंपॉर्टेंट चीज बोली कि आप यहां पे आप कोशिश कीजिए कि इनको कोशिश करो कि कुछ पर्टिकुलर जो आप बायोफ्यूल्स बनाओगे उनको एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन भी करनी है उनकी, मतलब आपको बाहर भी उनको एक्सपोर्ट करना। तो इसके साथ आपकी नेशनल नई बायोफ्यूल पॉलिसी आई थी। ये जो हम बना रहे हैं बायोफ्यूल, दिस इज ए बायोफ्यूल। क्या है ये? बायोफ्यूल है, जो हम इथेनॉल को मिक्स करके बना रहे हैं। ये जो बायोफ्यूल है ये फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल। आने वाले टाइम में तुम देखोगे एल्गी वगैरह से भी हम प्रोड्यूस करेंगे क्या? बायोफ्यूल। वो लेटर ऑन रिफॉर्म्स आएंगे, बट पहली जनरेशन यही है जो बात करती है इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के सामने पेपर में यूपीएससी में पूछा जा चुका है क्या क्या रॉ मटेरियल्स यूज किए जा सकते हैं, किस चीज के लिए? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल। एक चीज याद रखना, या तो प्रोडक्ट में स्टार्च होना चाहिए या शुगर होना चाहिए। दीज आर द टू थिंग्स दैट कैन बी यूज्ड टू मेक दी इथेनॉल। ये राइस मेज वगैरह स्टार्च वगैरह है, और शुगर केन मोलेसिस वगैरह में क्या है? आपका शुगर है। अगर ये बेस रहेगा तो आप उससे क्या प्रोड्यूस कर सकते हो? इथेनॉल प्रोड्यूस कर सकते हो। क्लियर है चीज? तो ये आपका प्रोग्राम है इथेनॉल ब्लेंडिंग, और इससे हमारे आईएनडीसीज भी अचीव होते हैं कि कार्बन एमिशंस कम हो जाती है। क्या कम हो जाती है? कार्बन एमिशंस। तो थोड़ा सा लिख लो इसके रिलेटेड। हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट, यहां तक क्लियर है? लेटेस्ट टारगेट बता रहा हूं क्या है, ठीक है? लेटेस्ट लिख लो बस। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम इज 20% blending of ethanol, 20% blending of ethanol by 2025, ठीक है? ब्रैकेट में E20 भी लिख लो, प्रोग्राम का नाम E20 है। नेक्स्ट टाइम में लिखो द रॉ मटेरियल्स यूज्ड आर, द रॉ मटेरियल्स यूज्ड आर sugar cane juice, molasses, comma rice, comma maize, ठीक है जी? ये एक छोटा सा टॉपिक था इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। एक नेक्स्ट और लिखो, ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन अब छोटा सा बेसिक सा टॉपिक है। हमने कल पढ़ा था पोल्यूशन में कि बैड ओजोन ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट, और वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। किसका पार्ट है? फोटोकेमिकल स्मॉग। अब ओजोन डिप्लीशन की जब मैं बात कर रहा हूं, मैं गुड ओजोन की बात कर रहा हूं, जो कहां प्रेजेंट है?
स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है। अब ये प्रोटेक्ट कर रही है यूवी रेज से, बट प्रॉब्लम क्या थी, हम पहले यूज करते थे सीएफसीज। सीएफसीज मान लीजिए ट्रोपोस्फेयर में आए, ऊपर उनका कन्वेक्शन हुआ और वो स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच गए, यूवी रेज की वजह से ये टूट गए, बॉन्ड था सीएफसीज का टूट गया और आपको मिल गया फ्री क्लोरीन। ये फ्री क्लोरीन रिएक्ट करता ओजोन के साथ जो कहां प्रेजेंट है, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, और रिएक्शंस देके ये ओजोन को ब्रेक कर देता इस तरीके से। मेन क्या है आपका, ओजोन O3 है, जब कांस्टेंट ही नहीं रहेगा इसका मतलब क्या है, ओजोन की क्या हो रही है, डिप्लीशन हो रही है। तो सबसे बड़ा जो कारण माना गया वो क्लोरीन को माना गया। किसको माना गया, क्लोरीन। तो कह रहे हैं क्लोरीन खतरनाक चीज है, क्लोरीन को हमें खत्म करना है सीएफसीज के अंदर, तो इन्होंने इसकी रिप्लेसमेंट दे दी HFCs। क्या दे दी, HFCs। ये कब किया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने बोला कि सीएफसीज को फेज आउट कर दो, मतलब कंजम्पशन को बिल्कुल ही बंद कर दो, और उसके बदले में आप क्या लेके आए, HFCs लेके आए, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। बट इसमें भी प्रॉब्लम आ गई, जो HFCs है हमने पहली क्लास में किया था, इसका हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या है, GWP बहुत ज्यादा है। तो 2016 में मॉन्ट्रियल को अमेंड किया गया रवांडा कंट्री में, और अमेंडमेंट आई किगाली अमेंडमेंट। क्या आई, किगाली अमेंडमेंट। अब किगाली के अंदर क्या कहा गया, किगाली के अंदर बोला गया धीरे धीरे करके HFCs की कंजम्पशन को कम करो, एलिमिनेट नहीं करनी है, इसको क्या करना है, कम करना है। तो ये आज के टाइम पे कहानी है, अगर हम बात किसकी करते हैं, ओजोन डिप्लीशन की, और किस तरीके से हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और उसके बाद क्या आई है, किगाली अमेंडमेंट। थोड़ा सा लिख लो इसके बारे में, पहली लाइन लिख लो, ozone depletion means thinning of ozone layer, means thinning of ozone layer, और मेन कारण क्या है, मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। आपको ये पता है किस यूनिट में थिकनेस को मेजर करते हैं ओजोन की, डॉप्सन यूनिट्स, शायद सुना होगा कभी, Dobson, DOBSO लिख लो, thickness of ozone is measured in Dobson units। नेक्स्ट टाइम में लिखो 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल called for elimination of CFCs, elimination of CFCs and replacing it with HFCs, and replacing it with HFCs। इसी के नीचे लिखो, it also works on the principle of CBDR, it also works on the principle of CBDR, which is common but differentiated responsibility, which is common but differentiated responsibility। ओके, नेक्स्ट लाइन में लिखिए 2016 किगाली अमेंडमेंट, किगाली अमेंडमेंट टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, किगाली अमेंडमेंट टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। राइट डाउन, considering high global warming potential of, considering high global warming potential of HFCs, comma, it was decided at Kigali, it was decided at Kigali to reduce the consumption of HFCs, to reduce the consumption of HFCs, to reduce the consumption of HFC। हाँ जी, ठीक है, इतनी बात। ओके, मैं किगाली इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा रहा, मेरे को लगता है इतनी डिटेल में पूछेंगे, एक लाइन लिखनी, लिख लो, किगाली प्रोटोकॉल केम इनटू इफेक्ट, किगाली प्रोटोकॉल केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम
1st January 2019, from 1st January 2019, came into effect from 1st January 2019. ठीक है जी। अब इंडिया ने अभी स्टार्ट नहीं किया, अब बोलोगे सर 2019 से तो आ चुके हैं। अब किगाली के अंदर ना 3 ग्रुप बने हुए हैं, हर ग्रुप को डिफरेंट सेट ऑफ टारगेट्स। कुछ कंट्रीज को बोला कि तुम अभी से स्टार्ट कर दो इनकी कंजम्पशन को कम करना, लाइक यूएसए, इनको बोल दिया 2019 से कर दो। चाइना वगैरह को बोलेंगे 2024 से कर दो। इंडिया को जो मिला हुआ टाइम पीरियड 2027 से मिला। मतलब क्या है, अगर आज इंडिया HFCs की एमिशंस यहां तक कर रहे हैं, कहते यहां तक कर सकते हो, कब तक, 2027 से। फिर उसके बाद तुम्हें इनको रिड्यूस करना। क्या करना है, रिड्यूस करना। 0 तक नहीं बोला, कुछ परसेंटेज रिड्यूस करना। बात क्लियर हो रही है। चाइना के लिए ये टाइम पीरियड अभी इंडिया के लिए 2027 है, मान लीजिए चाइना के लिए 2024 है, और यूएसए के लिए क्या है 2019। तो इस तरीके से हर कंट्रीज के डिफरेंट सेट ऑफ टारगेट्स बनाए गए, डिफरेंट सेट ऑफ पीक ईयर्स के साथ। यहां तक क्लियर है सभी को? ओके। अब ना वैसे मैंने नहीं देखा कोई क्वेश्चन पूछा गया है प्लास्टिक वेस्ट से या इन सब चीजों से। मैंने आपको इसकी एक पीडीएफ प्रोवाइड करी है, शायद आपने देखी होगी। अब उसके अंदर बहुत डिटेल में है, मैं छोटा सा बेसिक्स आपको समझाना चाहता हूं इसका। प्लास्टिक वेस्ट की अगर हम बात करते हैं या हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बातचीत करते हैं, देखो मेरे ख्याल से आपके सिलेबस में भी मेंशन नहीं है। अगर हम बात करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट, आपके सिलेबस में मेंशन नहीं। अब लेट से इसमें म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट भी ऐड कर लेता हूं मैं। वेस्ट एक समस्या है, सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है जब भी हम वेस्ट की बात करते हैं ना, कि उसको सेग्रीगेट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सेग्रीगेट, सूखा कचरा, गीला कचरा। ठीक है जी, चलो ये बात तो होगी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के लिए कि तुमने सेग्रीगेट किया, एमसी की गाड़ी आई जिसने टाइमली क्या कर दिया, ट्रांसपोर्ट कर दिया। ट्रांसपोर्ट कर दिया, फिर उसको जहां पे ट्रीट करना है वहां पे जाके उसको ले गए। इंडिया में तुम्हें पता ही है ट्रीटमेंट तो कुछ होती नहीं है, यहाँ तो डंप कर दिया जाएगा ओपनली, यहाँ एक खोद के जमीन लैंड में डंप कर दिया जाएगा, जैसे लैंडफिल कहते हैं। यहाँ सिंपल तरीका है, उसको आग लगा दो, जिसे कहते हैं इंसिनरेशन। क्या कहते हैं, इंसिनरेशन। दैट इज बर्निंग ऑफ द वेस्ट इज नोन एज इंसिनरेशन। या लैंडफिल्स में डाल दिया जाता है या उनको ओपन डंप कर दिया जाता है। पर तीनों में क्या प्रॉब्लम्स है, ओपन डंप से मीथेन रिलीज होगी, लैंडफिल से हार्मफुल केमिकल्स की लीचिंग हो जाएगी अंडरग्राउंड वाटर के साथ, और इंसिनरेशन में हार्मफुल पोल्यूटेंट्स रिलीज होंगे हवा के अंदर। अब बात तो यही कहते हैं कि यार पहले तो ट्रांसपोर्ट करके, रादर देन तुम उसको ये कर रहे हो, तुम उनको रिसाइकल करो या कोशिश हो सके वेस्ट से कन्वर्ट करो, किस फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म। ऑब्वियसली इसके लिए काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी चाहिए, जहां पे तुम वेस्ट को कन्वर्ट कर सकते हो एनर्जी के साथ। तो ये कुछ तरीके हो सकते हैं अगर हम वेस्ट को हैंडल करना चाहते हैं। बात करें लेट से प्लास्टिक वेस्ट की या ई वेस्ट की। अब यहां पे ना इन्होंने मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जो प्रोड्यूसर है। मतलब क्या, मान लीजिए मैं कोई प्रोडक्ट बनाता हूं इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक, तो मैं प्रोड्यूसर हो गया। अब मैंने प्रोडक्ट होलसेलर को दिया, होलसेलर ने रिटेलर को दिया, रिटेलर ने बेचा, रिटेलर ने मान लीजिए कोई टीवी स्क्रीन है या लैपटॉप है बेचा, वो किसी कंज्यूमर के पास गया, कंज्यूमर ने 10-15 साल यूज किया, 10-15 साल जब यूज किया खराब हो गया तो उसने आगे किसी को दे दिया। क्या पता उसने जो सेकंड हैंड डील करते हैं उन्होंने उसमें से कुछ निकाला हो चीज, मान लेते हैं वो रिसाइकल कर लेते हैं जो चीज काम की होती है, बाकी क्या करते हैं वो फेंक देते हैं। क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। अब अगर मान लो फेंक दिया, यार उसमें तो काफी हार्मफुल केमिकल्स हैं, जैसे कैथोड रे आपकी ट्यूब है जहां से लेड है, कैडमियम है, बोरोन है, ये सारे हार्मफुल केमिकल्स हैं। अगर तुम इन हार्मफुल केमिकल से एक्सपोज होगे तो तुम्हें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। और जितना भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, जैसे कि हमने देखा कि हमारा तो यही मेथड है, ओपन डंप, लैंडफिल या इंसिनरेशन। जो लोग डील भी कर रहे हैं बड़े इनफॉर्मल तरीके से कर रहे हैं, विदाउट प्रॉपर प्रिकॉशन कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा खतरा है अगर हम बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की। तो प्रोड्यूसर को बोला गया कि जिम्मेवारी तेरी है,
तेरे को किसी तरीके का मैकेनिज्म सेट कर, जितना भी तू प्रोडक्ट बनाता है उसको रिसाइकल करने की, ट्रीट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी है। क्या है? तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में कंसेप्ट आया ईपीआर का, दैट इज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये 2011 रूल्स के अंदर ई वेस्ट के रूल्स आए थे 2011 में, और वहां पे पहली बार कंसेप्ट आया ईपीआर का। लिख लो एक बारी, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसेप्ट, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसेप्ट केम इन 2011 under e-waste rules, under e-waste rules, comma, for plastic waste it came in plastic waste management rules 2016। ठीक है जी। अब इन्होंने क्या किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोड्यूसर के ऊपर डाल दी। अब प्रोड्यूसर है, उसको देखना है कि रिसाइकलर्स हैं या रिफर्बिशर्स हैं जो सेकंड हैंड में डील करते हैं, उनके साथ अपना कांटेक्ट बनाए। क्या करे? उनके साथ अपना कांटेक्ट बनाए कि जो भी वो प्रोडक्ट है वो बाद में किसके पास आए? प्रोड्यूसर के पास आए, और फिर वो उसको रिसाइकल करे। अब बोलोगे सर प्रोड्यूसर तो बेचारा परेशान हो गया होगा कि मैं प्रोडक्ट बनाऊं कि रिसाइकल करूं। सिंपल सी बात है, मेरा तो वो डोमेन नहीं था, मेरा वो नीश नहीं था। सरकार को भी लगा यार प्रोड्यूसर अपने टारगेट अचीव नहीं कर रहे। सिमिलरली प्लास्टिक वेस्ट के लिए, प्लास्टिक वेस्ट वालों को बोल दिया जो भी वेफर बना रहे हैं, पैकेट बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर ये तो एक बड़ी दिक्कत की बात है। इन्होंने 2022 में प्लास्टिक वेस्ट और ई वेस्ट में दोनों में चेंजेस किए, और एक कंसेप्ट आया ईपीआर सर्टिफिकेट का। क्या कंसेप्ट आया? ईपीआर सर्टिफिकेट। मान लो मैं एक प्रोड्यूसर हूं, मैं प्रोडक्ट बनाता हूं, मैं कुछ रिसाइकल नहीं कर रहा, सरकार ने टारगेट रखे हुए हैं, मैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोडक्ट बनाता हूं, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट बनाता हूं, बट मैं रिसाइकल नहीं करता, बट सरकार ने मेरे ऊपर टारगेट रखा हुआ है, तो मेरे ऊपर प्रेशर है क्या करने का? टारगेट अचीव करने का, मैंडेटरी है, सरकारी रूलिंग है। अब कुछ सरकार ने ऐसा मैकेनिज्म निकाला नए रूल्स में, जहां पे मान लीजिए आप, मान लो मैडम आप थर्ड टीयर पार्टी हो, आपकी एक वेबसाइट है और आप कहते हो कि सर वी डील इन रिसाइकलिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। आपने देखा होगा ऑनलाइन जाओगे आपको 10-15 वेबसाइटें मिल जाएंगी जो स्पेसिफिकली बोलते हैं हमारे पास पूरा मैकेनिज्म है, प्रॉपर सेटअप है कि हम क्या करेंगे, रिसाइकल करेंगे सब कुछ। यार बात तो ठीक है, क्योंकि उनके साथ लिंक हो सकते हैं, रिसाइकलरों के साथ, रिफर्बिशर्स के साथ। ठीक है जी, उन्होंने रिसाइकल कर दिया, मैं प्रोड्यूसर था, मेरे को लगा यार ये मैडम ने तो काम ठीक ठाक कर दिया, मेरे को अब क्या करना है? जितना इन्होंने रिसाइकल किया है, जितनी भी अमाउंट है, मान लीजिए सरकारी वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करती है। क्या करती है ये? रजिस्टर करती है। इनको बोला जाएगा रजिस्टर करो, जितना ये रजिस्टर करती हैं उसके बदले में इनको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट मेरे को बेच देंगी, मेरे टारगेट्स पूरे हो जाए। जैसे कार्बन सर्टिफिकेट थे, सिमिलरली यहां पे क्या आ गया? ईपीआर सर्टिफिकेट। तो सरकार ने नया मैकेनिज्म क्या निकाला? ईपीआर सर्टिफिकेट्स। क्या निकाला? ईपीआर सर्टिफिकेट। पहले ईपीआर थे, अब क्या निकल गए? ईपीआर सर्टिफिकेट। मैं इनसे खरीद सकता हूं, मेरे को टेंशन भी नहीं है। अब बोलोगे सर प्रोड्यूसर को फायदा क्या होगा? भाई प्रोड्यूसर की कंपनी ग्रीन कंपनी बन गई, वो रिसाइकल भी करती है, नीचे लिख भी देगी वी बिलीव इन 90% ऑफ आवर प्रोडक्ट्स आर रिसाइकल, बात खत्म होगी। प्रोड्यूसर का टारगेट पूरा, आपको मैडम एक बढ़िया जॉब मिली हुई है, आपकी प्राइवेट कंपनी चल रही है, स्टार्टअप, और तीसरा सरकार को भी फायदा, ई वेस्ट के टारगेट्स पूरे हो रहे हैं। दिस इज द कांसेप्ट ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट, सिमिलरली फॉर द प्लास्टिक वेस्ट। और ये जो दोनों चीजें आई थी ईपीआर सर्टिफिकेट की, ये 2022 के रूल्स में आई थी। लिख लो कहीं, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022, Plastic Waste Management Rules 2022 and E-Waste Management Rules 2022 and E-Waste Management Rules 2022 provided for EPR certificates. Provided for EPR certificates. अच्छा एक चीज और है, प्लास्टिक वेस्ट के ना 2021 में भी कुछ चेंजेस किए गए थे। वो क्या किए गए थे एक बार देख लो। थिकनेस जो प्लास्टिक बैग्स की है अलाउड है इतनी है, लिख लो, थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक बैग्स शैल बी मिनिमम 120 माइक्रोन। पेपर में अगर डायरेक्ट एमसीक्यू आ जाता है
थिकनेस ऑफ प्लास्टिक बैग्स मिनिमम शैल बी 120 माइक्रोन। पहले 75 लिमिट होती थी माइक्रोन की, उसको बढ़ा के कर दिया 120 माइक्रोन। और दूसरा, सिंगल यूज प्लास्टिक इज बैंड फ्रॉम 1 जुलाई 2022। सिंगल यूज प्लास्टिक इज बैंड फ्रॉम 1 जुलाई 2022। सिंगल यूज प्लास्टिक की कोई एग्जांपल दे सकते हो? स्ट्रॉ और डिस्पोजेबल प्लेट्स, कप्स आपकी जो भी होती हैं, ये सारी किसकी एग्जांपल है? सिंगल यूज प्लास्टिक की। मतलब क्या है? जो एक बार यूज कर सकते हो और दोबारा रिसाइकल नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगल यूज प्लास्टिक। जो ज्यादातर आपका प्लास्टिक है ना, जब हम बात करते हैं जो रिसाइकल होता है, आपने देखा होगा शायद बॉटल्स पे लिखा होता है, पेट बॉटल्स होती है। कौन सी होती है? पेट। लिख लो, पॉली इथाइलिन टेट्राफेथलेट is most recyclable among plastics, is most recyclable among plastic. Polyethylene tetrafethlate is most recyclable among plastic. एक ये होता है, एक और होता है, वो भी लिख लो, HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, ये दोनों ही हैं जो ज्यादातर रिसाइकल होते हैं। अब ध्यान से देखना, आपके जो कुछ कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स होते हैं, जो आपकी क्रीम्स आती हैं, उनके ऊपर पेट का निशान बना होता है। शैम्पू की बॉटल्स के ऊपर पेट का निशान बना होता है, देखना उसके ऊपर ऐसे एरोज बने होते हैं ऐसे करके कि इट इज रिसाइक्लेबल। वो ज्यादातर बॉटल्स कौन सी होती हैं? पेट की। क्लियर है चीज? ये तो था वेस्ट मैनेजमेंट से। अगर आया तो इससे ज्यादा क्या आ सकता है, आप एक बार चेक कर लेना। मैं आपको शायद प्रोवाइड कर दूंगा, शायद प्रोवाइड कर भी दिया, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक कौन कौन से होते हैं, शायद मैंने प्रोवाइड किए हैं आपको, चेक कर लेना। जैसे पॉलीथाइलिन टेट्राफेथलेट, हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन, लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीस्टाइरीन, पीवीसी, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है? प्लास्टिक है। मेरे ख्याल से मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड की है, मैं कर दूंगा अगर नहीं भी। क्लियर है? तो प्लास्टिक से इतना ही आपको आ सकता है। ओके, अब ये टॉपिक जो मैं दो बता रहा हूं अगले, वैसे तो आपके मेंस के अंदर आते, प्रीलिम्स में नहीं पूछे जाते। अब इतना डिटेल में इसको भी करने का फायदा नहीं है, सिर्फ मैं बेसिक बता देता हूं कि इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट एक टॉपिक है और एक है सीआरजेड, कोस्टल रेगुलेशन जोन। आप इनके ईयर याद रख लो, कब कब रूल्स आए हैं। ईआईए रूल्स एक बार 1994 में आए थे, एक बार 2006 में आए थे, और एक ड्राफ्ट आया था ईआईए 2020। बस इतना लिख लो, एक बार रूल्स आए 1994 में, एक 2006 में, और एक बार आया था ड्राफ्ट ईआईए 2020। दूसरा, सीआरजेड के पहली बार रूल्स आए थे 1991 में, फिर आए 2011 में, फिर शैलेश नायक कमेटी आई थी 2014 में, लिख लो ऐसी, शैलेश नायक कमेटी 2014। इसकी रिकमेंडेशंस पे आए थे सीआरजेड रूल्स 2018। पेपर में अगर क्रोनोलॉजी पूछ ली जाए तो पता होना चाहिए। सीआरजेड रूल्स 2018। ठीक है, थोड़ा मेंस का टॉपिक है, प्रील का थोड़ा कम है इसमें। अगर हम बात करते हैं तो ज्यादातर आपको इस तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है जी, एक टॉपिक और लिख लो छोटा सा, नमामि गंगे प्रोग्राम 2014। नमामि गंगे प्रोग्राम 2014। समझ में आ गया होगा किसके रिलेटेड है? क्लीनिंग द गंगा रिवर। एक बार इसका लिख लो, इट इज इंप्लीमेंटेड बाय नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। इट इज इंप्लीमेंटेड बाय नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। It is implemented by National Mission for Clean Ganga. Full stop. Overall, it is headed by National Ganga Council. Overall, it is headed by National Ganga Council, formed in 2016. Formed in 2016 under Prime Minister.
अंडर प्राइम मिनिस्टर। ठीक है गाइस, तो देखो ये हमारा, अगर हम बात करते हैं ओवरऑल एक तरह से सिलेबस था। ठीक है, इतना तो देखो है नहीं। एचपी अगर तुमने देखा ही होगा, पीवाईक्यूज देखे हैं सभी ने, इतना पूछा जाता है? मेरे ख्याल से तो नहीं पूछा जाता है ना। हमने बहुत डिटेल में इकोलॉजी भी करी है, पोल्यूशन भी करा, मेरे ख्याल से बहुत कम आता है। सिर्फ एक्ट का ही पूछ लेते हैं कौन सी ईयर में अरेंज करो। ठीक है, हमने फिर भी जाके डीप इनसाइड जाके पढ़ने की कोशिश करी है कि जो बेसिक बेसिक चीजें हैं हम कवर कर सके। ठीक है, मेन जो फोकस रखना है मैं आपको सीधा बता देता हूं, क्लाइमेट चेंज से जो क्वेश्चन आएगा वो ज्यादातर जो मैंने देखा है 4 सेंटेंस आते हैं और पूछ लेते हैं कौन सा करेक्ट है कौन सा करेक्ट नहीं। समझ में आ रही बात? 1 एंड 2, 2 एंड 3, 3 एंड 4, 2 एंड 1। तो किसी का हेडक्वार्टर पूछ सकते हैं, किसी प्रोग्राम के बारे में पूछ सकते हैं, बेसिक चीज। सिमिलरली बायोडाइवर्सिटी का जब क्वेश्चन आएगा, हो सकता है वो इसी तरीके से पूछे, ये पर्टिकुलर स्पीशीज इस जगह पे मिलता है, इस जगह पे मिलता है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरीके से, या लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप रेडी होने चाहिए कि आपको एक्ट पता होने चाहिए कौन सा एक्ट कब आया था, आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो। इकोलॉजी से अगर हम बात करते हैं, जो ज्यादातर मैंने देखा है वेटलैंड के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, वो भी लोकेशन बेस्ड। एक क्वेश्चन और देखने को मिलता है अगर हम बात करते हैं इसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट से, इकोलॉजी की बात कर लें या हम पोल्यूशन की बात कर लें, इधर एक्ट की अरेंजमेंट ही पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? एक्ट की अरेंजमेंट। और एक टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो हमने कल दिया था, जहां पे आपको 17 के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल याद होने चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यह पता होनी चाहिए, आपकी स्टेट में नेशनल पार्क कौन सा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, और आपका कोई वेटलैंड है वो कौन सा है, या बायोस्फीयर रिजर्व, ये पता होना चाहिए। दूसरा, यू हैव टू रीड ISFR 2023, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। नोट डाउन कर लो, ये आपको पढ़नी पड़ेगी, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। ठीक है, आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, दैट इज फिलॉसफी ऑप्शनल बाय राहुल। आप राज मोत्राज IAS चैनल पर हो टेलीग्राम के, पहले तो वो ज्वाइन कर लो, राज मोत्राज IAS के टेलीग्राम चैनल, उस पर सर्च करना, मेरा फिलॉसफी ऑप्शनल बाय राहुल सर है, मैंने PDF वगैरह भेज रखी है, उसको लिंक करके क्लिक कर लेना। जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जितनी भी है, जहां भी PYQs हैं या जितनी भी है, आई एम शेयरिंग दिस ऑन द चैनल, तो आप यहां से कवर कर सकते हो। ठीक है, तो आप ये ज्वाइन करोगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फिलॉसफी ऑप्शनल बाय राहुल सर करके मिल जाएगा, राहुल IB करके मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चैनल मिल जाएगा, इसको सब्सक्राइब कर लो। आपको जितनी भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, उनके साथ कौन कौन से स्पीशीज हैं, ठीक है, ये तो पोर्टल पे भी डालूंगा, इसके ऊपर भी डल जाएंगे, ताकि आपके जो फैक्ट होते हैं ना छोटे मोटे, वो सारे इसी के अंदर ज्यादातर कवर होते जाएंगे, तो यहां से आप पढ़ सकते हो। जैसे ISFR 2023, जितनी भी ऐसी चीजें हैं मैं इसके ऊपर अपडेट करता जाऊंगा। ऑलरेडी बहुत सारी चीजें अपडेटेड है, आप देख भी सकते हो। ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर लो, यू विल फाइंड वेरी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। हाँ जी, इज इट क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट? हाँ जी, किसी का कोई डाउट? मैं आपको बोल रहा हूं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, यू विल फाइंड वेरी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। ओके, हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई डाउट किसी का? कुछ भी अभी तक इन्वायरमेंट करिए, देखो सिलेबस तो खत्म हो चुका है, अगर कोई डाउट है तो पूछो यार, है ना, अभी टाइम है, हमारे पास टाइम भी है। अच्छा एक काम करना, एक ना 3 कन्वेंशन के बारे में बस वैसे ही पढ़ लेना, किस चीज के रिलेटेड है। स्टॉकहोम कन्वेंशन, रॉटरडैम कन्वेंशन, एक और थी, स्टॉकहोम, रॉटरडैम, एक और कन्वेंशन थी दैट आई वांटेड टू टेल, इट इज अलोंग विद दीज, तीनों इकट्ठी ही पढ़ते हैं हम, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, STRSV थी, चलो आई विल लेट यू नो, मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा,
स्टॉकहोम एंड रॉटरडम कन्वेंशन, दोनों बात देख लेना। एक तो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के ऊपर है और ये उसी से रिलेटेड है, हजार्डस केमिकल्स के रिलेटेड है, ठीक है। मीनामाटा इज मरकरी, लिखना कहीं लिख लो, वो अलग है। मीनामाटा कन्वेंशन इज रिलेटेड टू मरकरी, वो मरकरी के रिलेटेड है। एक और थी, कुछ जगह याद नहीं, जगह फेमस है वहां की ना, वहां से आते हैं ये। ओके, नो वरीज। हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी अदर डाउट? हाँ जी, हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। फिलोसफी ऑप्शन, ओके क्लास के बाद डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, चलें फिर एंड करें। हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यार हाँ या ना बोलो कुछ यार, है ना, ऐसा होना चाहिए ना कि भाई तुम कॉन्फिडेंट हो तो एंड करते हैं। थैंक यू। चलिए मैंने अपना टेलीग्राम चैनल बता दिया, ज्वाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सब फ्री है, ठीक है, कोई पैसे नहीं देने पड़ रहे उसके, ठीक है, आप लोगों का ही फायदा है। डेट्स व्हेन दे वर इन फोर्स एंड हेडक्वार्टर्स, बेटा ये तो फिर बहुत ज्यादा डिटेल में हो जाता है, समराइज्ड प्लीज। क्या समराइज करूं बेटा? कोशिश करूंगा टेलीग्राम में डाल दूं ये, श्रेय मेहता। राकेश व्हाट यू वांट मी टू समराइज बेटा? अब ये मत कहना सर जितना पढ़ाया सारा समराइज कर दो। डिमांड करो पर रीजनेबल डिमांड करो, है ना। वो कहते नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कम्स विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, लॉ एंड ऑर्डर, डिसेंसी। चलिए, हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट, एनी अदर डाउट? Okay, then I end the session, online students. Sir, NPWS and Tiger Sam, please do share on channel. Okay, beta, don't worry. I would be. चलो, thank you so much. Recording stopped. हाँ जी बेटा, हाँ जी मैडम, कोई डाउट आपका? हाँ जी सर, आप आ जाओ।